असम में चुनाव तो हो चुके, लेकिन नतीजों के आने से पहले ही चुनाव जीतने की संभावना वाले उम्मीदवारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस और AIUDF को इस बात की आशंका है कि बीजेपी अभी से उसके जीतने की संभावनाओं को रखने वाले उम्मीदवारों पर डोरे डाल रही है। कांग्रेस और AIUDF के नेतृत्व वाले महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ऐसे कई उम्मीदवारों से बीजेपी द्वारा संपर्क साधे जाने के बाद उन्हें प्रदेश से बाहर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। संभावित विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंका को लेकर नेताओं को जयपुर और रायपुर पहुंचाया गया। माना जा रहा है कि AIUDF अपने कुछ उम्मीदवारों को दुबई भी भेजने वाली है। इन सब के बीच AIUDF ने दावा किया है कि बीजेपी के 8 नेता उनके संपर्क में हैं। 3 दिन पहले विपक्षी महागठबंधन के 22 उम्मीदवारों को विशेष विमान के जरिए कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान और 8 उम्मीदवारों को रायपुर भेजा गया। कुछ और कांग्रेस उम्मीदवारों को भी जल्द ही रायपुर स्थानांतरित कर दिए जाने की चर्चा है। सभी विधायकों को फेयरमाउंट होटल में रखा गया है। विपक्षी महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये एहतियाती कदम है। 6 अप्रैल को असम में तीसरे और आखिरी चरण का मतदान खत्म हुआ। 2 मई को विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चर्चा है कि AIUDF अपने उम्मीदवारों को दुबई भी ले जा सकती है। AIUDF असम की 10 पार्टियों और कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष के महागठबंधन का एक घटक है। जयपुर ले जाए गए विपक्षी उम्मीदवारों के साथ AIUDF के आयोजन सचिव MD अमीनुल इस्लाम को लगाया गया है। उनका कहना है कि बीजेपी की राजनीतिक चालों और हमारे उम्मीदवारों को प्रभावित करने की कोशिश को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। व्यस्त चुनाव प्रचार के बाद हमारे उम्मीदवार अजमेर शरीफ दरगाह की यात्रा भी करना चाहते थे। इस्लाम के अलावा पार्टी ने अपने 2 अन्य वरिष्ठ नेताओं को राजस्थान भेजा है। इस्लाम ने कहा कि बीजेपी इस चुनाव को हारने जा रही है और उसके पास केवल एक ही विकल्प बचा है, यानी दूसरे दलों के विधायकों से सांठ-गांठ बिठाने की कोशिश। इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमने पहले भी गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के दौरान ये सब देखा है। AIUDF ने वर्ष 2016 में कुल 126 में से 13 सीटें जीती थीं। बांग्लादेश मूल के बंगाली मुसलमानों के बीच महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाली पार्टी ने इस चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को दूसरे और तीसरे चरण के मतदान हुए थे। कांग्रेस 95 सीटों पर चुनाव लड़ी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। अपने पिछले अनुभवों को देखते हुए AIUDF अपने विधायकों के पास पार्टी बदलने की कोई संभावना नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के नेता मणिपुर चुनाव का हवाला देते हैं, जब कांग्रेस ने 60 सीटों में से 28 सीटें हासिल की थीं और बीजेपी ने 22 सीटें जीती थीं, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने के लिए कुछ विधायकों को अपने पाले में करने में सफल हो गई। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा कि BPF उम्मीदवारों को शनिवार को छत्तीसगढ़ लाया गया और वे रायपुर के मेफेयर लेक रिसोर्ट में ठहरे। इन सभी उम्मीदवारों को मतगणना के समय 2 मई तक उनके वहां ठहरने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम चुनाव के लिए कांग्रेस ने चुनाव पर्यवेक्षक बनाया था। उन्होंने विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने के लिए असम में कई सप्ताह बिताए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान संगठनों के आंदोलन की कमान जब से राकेश टिकैत ने संभाली, किसानों का आंदोलन सियासी हो गया। कांग्रेस के इशारों पर टिकैत पूरे देश में घूम घूम कर किसान पंचायतों के नाम पर बीजेपी और PM मोदी के विरोध में मोर्चा खोलते रहे। टिकैत पश्चिम बंगाल चुनाव में भी बीजेपी के खिलाफ और ममता बनर्जी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने जा पहुंचे। लोगों से बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील भी की, लेकिन अब लगता है कि राकेश टिकैत को इस बात का अंदाजा हो ही गया कि उनके बीजेपी विरोध का दूर दूर तक कहीं कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसलिए यूपी में पंचायत के चुनाव को देखते हुए राकेश टिकैत ने अपने अब सुर बदल लिए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जनरल सेक्रेटरी युद्धवीर सिंह ने ये कहकर सबको चौंका दिया कि भारतीय किसान यूनियन बीजेपी के खिलाफ नहीं है और उत्तर प्रदेश के लोग आने वाले दिन में होने वाले पंचायत चुनावों में अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी वोट दे सकते हैं। युद्धवीर सिंह ने कहा कि विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं की तरफ झुकाव रखने वाले लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। हमने पंचायत चुनाव के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया है। किसान अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। हम पंचायत चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
उनके इस बयान के बारे में जब बीकेयू अध्यक्ष नरेश टिकैत और प्रवक्ता राकेश टिकैत से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। राकेश टिकैत ने कहा कि बीजेपी को समर्थन करने या न करने का सवाल कहां से उठता है। ये चुनाव तो प्रत्याशी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि पंचायत चुनाव में किसी भी पार्टी का समर्थन या विरोध करने की हमारी कोई योजना नहीं है। किसानों को अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट देना चाहिए। हम कोई राजनीतिक दल नहीं है। राजवीर सिंह जादौन भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आगे कहा, हमारा ध्यान किसानों के आंदोलन को और मजबूत करने पर है। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक केंद्र तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी प्रदान नहीं कर देती। हम बीजेपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। सचिन वाझे पुलिस अफसर था या गैंगस्टर, कहना मुश्किल है। वैसे तो वो पुलिस अफसर था, लेकिन उसकी गतिविधियां किसी गैंगस्टर जैसी ही थीं। एंटीलिया मामले में एक और नया खुलासा हुआ है। मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम से लदी कार का मिलना, कार के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या का होना और इन सब के पीछे पुलिस अधिकारी सचिन वाझे का हाथ होना, इन सब बातों की पहले ही सामने आ जाने से अब पता चला है कि इस मामले में एक बार डांसर भी है और उसी बार डांसर की वजह से मनसुख हिरेन मामले की जांच अंजाम तक पहुंची। बार डांसर तक सबसे पहले एटीएस की टीम पहुंची। 4 मार्च को मनसुख हिरेन के मोबाइल फोन पर एक व्हाट्सएप कॉल आया था और इस व्हाट्सएप कॉल को ट्रेस करने के बाद मुंबई पुलिस उस बार डांसर तक पहुंची, जिसके जरिए ही क्रिकेट बुकी गोरे को गिरफ्तार किया गया। 4 और 5 मार्च को मनसुख हिरेन की हत्या भी हुई थी। पुलिस ने लगभग 9000 यूजर्स के फोन का डाटा उस दिन खंगाला था। मुंबई के रेती बंदर की खाड़ी मुंबा से उस दिन जो भी गुजरा, ये उन लोगों के डेटा थे। इन सब के बीच आज मुंबई पुलिस ने निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को बर्खास्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। फिलहाल जो एनआईए की गिरफ्त में है, मनसुख हिरेन की हत्या उसने ही की थी। मनसुख के व्हाट्सएप कॉल की जांच के बाद पुलिस को पता चला कि उन्हें एक ऐसे नंबर से कॉल आया था जो गुजरात के भुज से खरीदा गया था। दुकानदार ने पूछताछ में बताया कि उसने नरेश गोरे को 14 सिम कार्ड्स दिए। गोरे ने इनमें से एक सिम कार्ड अपनी बार डांसर दोस्त को दे दिया था। एटीएस ने कड़ी से कड़ी मिलाकर गुजरात से नरेश गोरे और गुजरात के ही एक होटल से विनायक शिंदे को दबोचने में कामयाबी पाई थी। महाराष्ट्र के गृह विभाग की सिफारिश के बाद वाझे को बर्खास्त किया जाएगा और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा चलेगा, जो ऐसे कृत्य में लिप्त सरकारी अधिकारी को बर्खास्त करने का प्रावधान देता है। मुंबई की गाम देवी पुलिस मनसुख हिरेन की स्कॉर्पियो चोरी होने की जांच कर रही है। उसमें बम बरामद होने के मामले की जांच एनआईए के हाथों में है। मनसुख हिरेन की हत्या की जांच एटीएस के हाथों में है। उधर इस मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे एटीएस अधिकारी अनिल शुक्ला का 6 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। अब वो वापस अपने कैडर में लौट जाएंगे। माना जा रहा है कि इससे जांच पर थोड़ा असर तो पड़ेगा, लेकिन एजेंसी में रूटीन प्रक्रिया के तहत ऐसा होता रहता है। हालांकि अगर वो अधिकारी और उसका पेरेंट कैडर चाहे तो 1-1 वर्ष के लिए 2 बार की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। शुक्ला का कार्यकाल पहले ही 1 वर्ष बढ़ाया जा चुका है और दूसरे के लिए उन्होंने एक्सटेंशन की इच्छा नहीं जताई है। सचिन वाझे के घर से जब्त एक पासपोर्ट की गुत्थी भी सुलझाई जा रही है। एनआईए का मानना है कि ये पासपोर्ट जिस व्यक्ति का है, वाझे उसका एनकाउंटर करने वाला था। इसके साथ वो एक और व्यक्ति का एनकाउंटर कर अपना पुरानी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट वाली छवि को पाने की कोशिश में था। दोनों आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, साथ ही वे वाझे को जानने वाले भी थे। स्कॉर्पियो जब्त होने के कुछ ही घंटों बाद चीजें उसके मन मुताबिक नहीं हुई तो उसका प्लान धरा का धरा रह गया। इस मामले में सीबीआई अनिल देशमुख से भी पूछताछ कर रही है। कुछ ही दिनों पहले एंटीलिया बम विस्फोट मामले की जांच के सिलसिले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद मुंबई पुलिस ने एपीआई रियाजुद्दीन काजी को भी निलंबित कर दिया। काजी को पूरे मामले की अच्छी जानकारी थी, क्योंकि स्कॉर्पियो जिसका इस्तेमाल एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ें लगाने के लिए किया गया था और जिसके बारे में विक्रोली पुलिस स्टेशन में चोरी का मामला दर्ज था, थाने में वाझे के अपार्टमेंट में पार्क किया गया था, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। ममता बनर्जी को अब इस बात का अंदाजा हो गया है कि नंदीग्राम में खेल हो गया और वे चुनाव हारने जा रही हैं। इसलिए ममता बनर्जी ने अब अपनी भड़ास शुवेंदु अधिकारी पर निकालना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि अधिकारी साल 2014 के बाद से ही अमित शाह के संपर्क में थे। उन्होंने कहा कि जब शुवेंदु अधिकारी टीएमसी में थे तब वे नहीं चाहते थे कि मैं भी कभी नंदीग्राम जाऊं। ममता बनर्जी ने कहा कि पूरा अधिकारी परिवार चाहता था कि मैं नंदीग्राम नहीं जाऊं। ऐसे में शुवेंदु अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार होता? अधिकारी कभी विश्वसनीय नहीं थे। शुवेंदु अधिकारी इसलिए बीजेपी के पास गए क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ है।
साल 2014 से ही उनकी बातचीत अमित शाह से हो रही थी। नंदीग्राम में वे लोग पुलिस को भी कंट्रोल करते थे। जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उससे हमारी पार्टी साफ हुई है। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने कमिटमेंट पर हमेशा टिकी रहती हूं। जो उत्साह लोगों में दिखा उसी के बाद मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम में बीजेपी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की कोशिश की। 10 बूथ्स पर बीजेपी ने गड़बड़ी की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले शुवेंदु अधिकारी ने मंत्री पद और टीएमसी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अधिकारी बीजेपी में शामिल हो गए। शुवेंदु अधिकारी के इस फैसले के बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वे नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी और ममता ने यहीं से नामांकन दाखिल किया। नंदीग्राम में दूसरे चरण में वोट डाले गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पाकिस्तान गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। देश के बिगड़ते आंतरिक हालात को काबू में रखने के लिए पाकिस्तान सरकार ने सोशल मीडिया यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स को अस्थायी तौर पर बैन कर दिया है। यह प्रतिबंध शुक्रवार को 11 से 3 बजे तक के लिए किया गया। सरकार ने यह फैसला देश में आंतरिक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया है। इमरान सरकार ने यह कदम तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने के एक दिन बाद उठाया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PEMRA ने भी सभी टीवी चैनल्स को प्रतिबंधित संगठन के किसी भी कवरेज से रोक दिया है। सुरक्षा बलों को आशंका है कि TLP शुक्रवार की नमाज के बाद देश भर में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन कर सकता है। आंतरिक मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि सरकार के पास पुख्ता सबूत हैं कि TLP आतंकवाद में लिप्त है और उसके काम करने का तरीका पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। TLP देश की शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती है। यह भी कहा गया है कि इस संगठन ने जनता को डराया, धमकाया, लोगों को चोट पहुंचाई, कानूनी एजेंसी से जुड़े लोगों की हत्या भी की। TLP पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम 1997 की धारा 11B के तहत मुकदमा चलाया गया। इस एक्ट के तहत सरकार आतंकवाद में शामिल संगठनों पर प्रतिबंध लगा सकती है। पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री शेख रशीद ने TLP पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद प्रधानमंत्री इमरान ने भी उनके इस आदेश का अनुमोदन किया। इसके मुताबिक धार्मिक समूह द्वारा किए गए हिंसक प्रदर्शनों में 2 पुलिस अधिकारी मारे गए थे और सुरक्षा बलों के 30 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए थे। TLP कार्यकर्ताओं के सड़कों पर उतरने के बाद 12 अप्रैल को पाकिस्तान के प्रमुख शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारी संगठनों के मुखिया साद की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। साद की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों ने कई शहरों की सड़कों को जाम कर दिया था। हालांकि सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर कर दिया। अब इस मामले में अब तक 115 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं और 2063 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए हैं। पंजाब में 1669 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, सिंध में 228, खैबर पख्तूनवा में 193 और इस्लामाबाद में 3 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसके पहले पाकिस्तान में हिंसा भड़काने की आशंका से फ्रांस ने अपने सभी नागरिकों को तत्काल देश वापस लौटने को कहा था। फ्रांस को इस बात की आशंका है कि पाकिस्तान में उसके नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बिना किसी पद और कद के सचिन पायलट का खेमा आखिर कब तक चुप बैठेगा? गहलोत सरकार के 2.5 साल पूरे हो गए और अब तक सुलह सफाई का दौर ही चलता रहा। लेकिन अब सचिन पायलट ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वक्त आ गया है सुलह कमेटी की तरफ से तय की गई बातों को पूरा किया जाए। इसके साथ ही पायलट खेमा सत्ता में अपनी हिस्सेदारी की मांग को लेकर सामने आ गया है। पायलट के साथ साथ उनके समर्थक विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द करने की आवाज उठाना शुरू कर दिया है। लेकिन अशोक गहलोत का इरादा ऐसा कुछ करने का नहीं है। वे मामले को अभी लंबा लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पायलट के करीबी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सत्ता में अनुसूचित जाति और जनजाति की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया। वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय का कांग्रेस सरकार गठन में अहम भूमिका रही है। ऐसे में उन समुदाय के विधायकों को जनता से जुड़े दमदार और महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में अनुसूचित जाति के मंत्रियों को कारखाना, बॉयलर्स, श्रम जैसे विभागों का जिम्मा दिया गया है जिन्हें कोई जानता नहीं है। इन विभागों से आम लोगों का भला भी नहीं किया जा सकता। सोलंकी ने कहा कि SC/ST वर्ग के विधायकों को ऐसे विभाग दिए जाएं जिससे वे अपने वर्ग का हित कर पाएं। चिकित्सा, ऊर्जा, पानी, स्वायत्त शासन जैसे विभाग दिए जाएं। सोलंकी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बने 2.5 साल हो गए हैं।
ऐसे में अब मंत्रिमंडल का विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों का काम होना चाहिए। कार्यकर्ताओं की मेहनत से सरकार बनी है। सत्ता का विकेंद्रीकरण जितना होगा, पार्टी और कार्यकर्ताओं को उतना ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी इस बात का सुझाव दिया था। विधानसभा में हमने जो बजरी और पुलिस के जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश की, उनका समाधान नहीं हुआ। इसके चक्कर में हम बदनाम हो रहे हैं। सचिन पायलट ने पिछले साल जुलाई में अपने समर्थक विधायकों के साथ सीएम गहलोत के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया था, जिसके चलते संकट गहरा गया था। कांग्रेस हाईकमान के हस्तक्षेप से अगस्त में समझौता हुआ। पायलट गहलोत के बीच वर्चस्व की जंग को खत्म करने के लिए एक सुलह कमेटी बनी थी, लेकिन अभी तक इस कमेटी की सिफारिशों पर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया। न तो पायलट को जिन सहयोगियों को मंत्री पद से हटाया गया था, न तो उन्हें ही लिया गया, और न ही सुलह कमेटी के सामने रखी गई मांगों पर भी अब तक कोई कार्रवाई हुई। अब ऐसे में पायलट और उनके सहयोगी के सब्र का बांध टूटना तो लाजमी है। सचिन पायलट ने कहा था कि सुलह कमेटी में जिन तमाम मुद्दों पर सहमति बनी थी, उन पर अब कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा कारण है कि उस कमेटी के निर्णयों के क्रियान्वयन में और अधिक देरी होगी। पायलट ने कहा था कि मुझे सोनिया गांधी पर पूरा विश्वास है, उनके आदेश पर ही कमेटी बनी थी। अब उपचुनाव हो जाएंगे, 5 राज्यों के चुनाव भी हो जाएंगे, तो देरी का कोई कारण नहीं बचता। साथ ही उन्होंने दलित वर्ग को मान सम्मान देने की भी बात कही थी। सचिन पायलट ने कहा था कि जहां तक मेरा अपना मानना है, सरकार को 2.5 साल हो चुके हैं। घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे, कुछ पूरे भी किए गए, और कुछ बचे हुए कार्यकाल में वादों को पूरा करने के लिए गति से काम करना होगा। इसमें राजनीतिक नियुक्तियां हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार है, उसमें पार्टी और सरकार मिलकर एक राय बनाएंगे। रमेश मीणा और अन्य विधायकों के दलित आदिवासी विधायकों के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाने पर पायलट ने समर्थन किया है। पायलट के बाद उनके सहयोगी विधायक भी उनके सुर में सुर मिलाना शुरू कर चुके हैं। सचिन पायलट ने इशारों में कह दिया कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में अब देरी नहीं करनी चाहिए। जुलाई में बगावत के बाद खुद पायलट को डिप्टी सीएम पद से और उनके 2 समर्थक विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया गया था। सचिन पायलट खेमा अब मंत्रिमंडल में अपने समर्थक विधायकों के लिए 5 से 6 मंत्री पद बनाने की दावेदारी कर रहा है, तो राजनीतिक नियुक्तियों में भी बराबर की भागीदारी मांग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस, यूपीए और सोनिया गांधी को लेकर बार बार टिप्पणी करने और शरद पवार की चापलूसी करने वाले संजय राउत को इसका खामियाजा शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता का पद गंवा कर उठाना पड़ा। तब कांग्रेस के नाना पटोले ने संजय राउत से सीधा सवाल किया था कि वे शिवसेना के प्रवक्ता हैं या फिर एनसीपी के। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से संजय राउत का कड़ा विरोध किया था। नतीजा ये हुआ कि संजय राउत को शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता के पद से ही हटा दिया गया। लेकिन अब वे बंगाल की सियासत में जो कर रहे हैं, माना जा रहा है कि जल्द ही उन्हें शिवसेना के प्रवक्ता का पद भी गंवाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में जिस तरह से संजय राउत शरद पवार की चापलूसी किया करते हैं, ठीक उसी अंदाज में बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी के पक्ष में बयान देना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और कांग्रेस अब राहुल गांधी को चुनाव प्रचार में उतारने जा रही है, और ऐन इसी वक्त पर संजय राउत ममता बनर्जी के लिए सियासी बैटिंग कर रहे हैं। जाहिर है ये कांग्रेस को तो पसंद आएगा नहीं। असल में ताजा मामला चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी पर लगाए गए 24 घंटे के प्रतिबंध का है। सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 24 घंटे तक प्रचार मुहिम से रोकने का फैसला बीजेपी के कहने पर लिया है। राउत ने ट्वीट किया, यह देश की स्वतंत्र यानी स्वायत्त संस्थाओं की संप्रभुता और लोकतंत्र पर सीधा हमला है। शिवसेना प्रवक्ता ने बनर्जी के साथ एकजुटता जताते हुए उन्हें बंगाल की शेरनी बताया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। शिवसेना इन चुनावों में नहीं लड़ रही है, लेकिन उसने बनर्जी को अपना समर्थन दिया है। गौरतलब है, आयोग ने ममता बनर्जी के केंद्रीय बलों के खिलाफ बयानों और कथित धार्मिक प्रवृत्ति वाले एक बयान के कारण उनके 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है। राउत ने ट्वीट किया और कहा, ईसीआई ने ममता दीदी पर 24 घंटे के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्पष्ट रूप से भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के कहने पर किया गया है। संजय राउत ने यह भी लिखा कि मैं बंगाल की शेरनी के प्रति एकजुटता व्यक्त करता हूं। प्रचार पर पाबंदी लगाए जाने के बाद से ममता बनर्जी समेत टीएमसी के नेता आयोग के फैसले पर लगातार निशाना साध रहे हैं। टीएमसी ने फैसले को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया था। इसी बैन के विरोध में ममता बनर्जी
कोलकाता में धरना भी दे रहे हैं। असल में चुनाव आयोग ने हिंदू मुस्लिम वोटों से संबंधित ममता के बयान पर आयोग ने एक्शन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।